is that income part of not total income? You may say that exempted income. Huh? Any doubt, anybody? The last topic, unit second. Unit second. Exempted income. This income, next statement write down everybody. This income divided into three categories. This income divided into three categories. इस इनकम को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया. Three categories. The first, all SSC. The first, all SSC. All employee and all institutions ये तीन कैटेगरीज डिफाइन की जा रही है. ऑल एसएससी दैट मींस सच एज इंडिविजुअल, एचयूएफ, क्यों भाई, कंपनी, ग्रुप ऑफ पर्संस, और सेकंड एम्प्लॉय and third institutions. This is the first statement. Write down as an objective question related to exempted income. देखिए, exempted income is that income on which income tax is not chargeable. Income tax is not chargeable. इसी को अंडरलाइन कर लीजिए. ये जो लास्ट वर्ड है ना, नॉट चार्जेबल या इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल, इसी को अंडरलाइन करिए. यही पूछा जाएगा आपसे, है ना, कि जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है वो चार्जेबल होती है. पहला आंसर. दूसरा आंसर नॉट चार्जेबल. तीसरा ए एंड बी. फोर्थ डी. नन ऑफ दीज. क्या टिक करेंगे? नॉट चार्जेबल. नॉट चार्जेबल. क्योंकि जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है वो नॉट चार्जेबल होती है. ठीक. दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? जो ये तीन कैटेगरीज दी गई हैं, ठीक है ना, यानी एग्जेम्प्टेड इनकम डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरीज या फॉलोइंग कैटेगरीज, इस तरह से दिया जाएगा और डैश लगा दिया जाएगा. और ए में कहा जाएगा ऑल एसएससी, है ना, ऑल एम्प्लॉय, फॉर एम्प्लॉय, सॉरी ऑल एम्प्लॉय नहीं, फॉर एम्प्लॉय कर दीजिए. फॉर, यहाँ पर फॉर वर्ड यूज करिए. फॉर एम्प्लॉय, फॉर इंस्टीट्यूशंस, और नीचे लिखा होगा ऑल ऑफ दीज. क्या लिखा होगा? क्या टिक करोगे? ऑल ऑफ दीज. क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो एग्जेम्प्टेड इनकम है ये इसकी तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं. ऑल एसएससी के लिए, ठीक है, या फॉर एम्प्लॉय या फॉर इंस्टीट्यूशंस, या नीचे डी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. किसे टिक करेंगे आप? ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज को टिक करेंगे. एनी डाउट एनीबॉडी? बैक, पीछे, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आया? फिर एक क्वेश्चन इसी में से और बनेगा. क्या? जैसे उन्होंने कहा कि ऑल एसएससी, तो ऑल एसएससी में भी आप जानते हैं कैटेगरी होती है ना. क्या क्या होती है? एचयूएफ होती है, हाँ, पीपल होता है, करेक्ट. सेकंड कंपनी होता है, फर्म होता है ना. इससे रिलेटेड ये आंसर्स में आ जाए, है ना. तो क्या करेंगे आप? कौन सा आंसर टिक करेंगे? हाँ, मतलब एक आंसर तो होगा ना, ऑल एसएससी करके एक आंसर होगा, ठीक है ना, और एक इंडिविजुअल दे देंगे अलग अलग. हाँ, तो आप इसको टिक करेंगे, ऑल एसएससी को टिक कर देंगे, है ना, क्योंकि एग्जेम्प्टेड इनकम जो है ऑल एसएससी के लिए है. ठीक है. तो एनी डाउट?
और क्या होती है आपको मालूम हो गया, सच टाइप ऑफ इनकम इज नॉट चार्जेबल, इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल, हाँ है ना। अगर ये कह दिया जाए कि व्हाट डू मीन, या जैसा भी आपका हेड में लिखा हुआ था कि इट इज नॉट सम एनी इनकम इज नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, है ना। तो टोटल इनकम में तो सारी चीज़ें ऐड होती हैं, जो सारे हेड आपको बताए गए थे, इनकम के हेड बताए गए थे ना, जब 5 हेड। अभी इसका बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 5 हेड नहीं मालूम होगा, जैसे कि आप जनाब खड़े होइए, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, हाँ ये जनाब क्या नाम है आपका? हमारे करीब आइए, हमारे करीब आइए जनाब, वीडियो बनाइए, क्या कर रहे हैं? हाँ बनाते रहिए, स्टूडेंट को भी दे दीजिए, ऊपर आइए, ये लीजिए चौक, ये 5 हेड इनकम होते हैं, नहीं बता। देखिए एक चीज मैंने आपको बताई है, ये मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप टीचर का नेचर अगर नहीं जान रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। हर टीचर का अपना एक नेचर है, एक पढ़ाने का तरीका है, उसको आपको समझना होगा, समझ रहे हैं आप? लिखने जा रहे हैं वो ऑल एसएससी वाले लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी स्टेटमेंट आप राइट डाउन करेंगे हम लोग बेटे, वो ऑल एसएससी से रिलेटेड राइट डाउन करेंगे, है ना, है ना। तुमने बेटे किताब खरीदी कि नहीं? ऑल एसएससी। अब जो स्टेटमेंट आप लिखने जा रहे हैं वो ऑल एसएससी से रिलेटेड होंगे आपके बेटे, किससे रिलेटेड होंगे? ऑल एसएससी से रिलेटेड होंगे। एवरीबॉडी राइट डाउन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम। अपने पेपर यानी अपनी कॉपी का जो पेज है, पहला पार्ट मैक्सिमम पार्ट कर दीजिए आप, क्या एग्जेम्प्टेड इनकम मैक्सिमम पार्ट, और जैसे नहीं एक स्केल के साइज का एक कॉलम बना दीजिए और उसमें लिख दीजिए एग्जेम्प्टेड लिमिट, है ना। नहीं समझ पाए? जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, ये पेज है आपका, तो ये वाला साइज ऐसे, इसमें लिख दीजिए एग्जेम्प्टेड इनकम और इसमें लिख दीजिए एग्जेम्प्टेड लिमिट, और यहाँ लिख दीजिए एग्जेम्प्टेड इनकम in the same way. Everybody write down. I will see. Everybody write down. डेट डाल दीजिए आज की, बताइए बोल। एग्जेम्प्टेड इनकम में आपने लिखा एग्रीकल्चर इनकम, क्या लिखा? एग्रीकल्चर, क्यों भाई? हाँ, और उसमें लिख दीजिए लिमिट में एग्जेम्प्टेड, लिमिट में लिख दीजिए एग्जेम्प्टेड। रिसीव्ड फ्रॉम एचयूएफ, रिसीव्ड RECIPT, रिसीव्ड फ्रॉम HUF, फिर लिमिट में लिख दीजिए एग्जेम्प्टेड। थर्ड, शेयर ऑफ इनकम, शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, share of income of a partner from the firm, exempted. Interest on 7%, capital investment bond 7%, capital investment bond, 8% relief bond, 8% relief capital investment bond, 8% relief bond। नहीं अभी तो मैं वही बोल रहा हूँ, एग्जेम्प्टेड इनकम बोल रहा हूँ, है ना। ये जो फोर्थ इनकम है ना, उसमें कई चीजें हैं बेटे, कई बॉन्ड है। तो पहला हो गया 7% इन्वेस्टमेंट, है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, फिर है 8% रिलीफ बॉन्ड 2002, ईयर भी डाल दीजिए 2002। उसके बाद 6.5% सेविंग बॉन्ड 2003,
6.5% saving bond 2003 post office saving account ब्रैकेट में लिख दीजिए इंडिविजुअल अकाउंट ₹3,500 फिर लिखिए जॉइंट अकाउंट, मतलब उसी पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। पहले इंडिविजुअल की बात हुई, इंडिविजुअल में 3,500, अब बात कर रहे हैं जॉइंट अकाउंट की। जॉइंट अकाउंट में ₹7,000 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आप, ठीक है। और जो एग्जेम्प्टेड वाला कॉलम था, एग्जेम्प्टेड लिमिट वाला, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसको क्या करिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसमें नो लिमिट, कोई क्लियरेशन नहीं है ना। जो इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड इनकम में दी गई है उसी के अकॉर्डिंग उसको आप ट्रीट करेंगे। एनी डाउट एनीबॉडी? जो इंफॉर्मेशन हमने आपको एग्जेम्प्टेड इनकम में राइट डाउन कराई है उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट इनकम है स्कॉलरशिप। उसके बाद नेक्स्ट अप्रूव्ड अवार्ड। लिमिट वाले कॉलम में एग्जेम्प्टेड लिखते जाइए। स्कॉलरशिप एग्जेम्प्टेड, अप्रूव्ड अवार्ड एग्जेम्प्टेड। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, comma, which has been included in the income of the parent, और exempted में लिख दीजिए, लिमिट में लिख दीजिए exempted up to ₹1,500, up to 1,500। Are you everybody write down? क्यों भाई? हाँ, write down everybody। कोई ऐसा जिसने ना लिखा हो जल्दी बताइए। सबने लिखा? वेरी गुड। अब हम आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें कैसे बनेगा। एवरी स्टेटमेंट प्रिपेयर एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसमें कैसे बनेगा देखिए। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड, लिखना नहीं है, सुनना है, हर चीज लिखनी नहीं है। बहुत गंदी आदत हुई लिखने की आपकी में, हर चीज नहीं लिखनी है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड। आंसर ए ₹1,000, आंसर बी 1,500, आंसर सी इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और ₹1,500 whichever is less, एंड आंसर डी होल इनकम। आप किसे टिक करेंगे? 1,500 बी। हाँ, ये और कुछ और भी कोई ऑप्शन है? बी को आप टिक करेंगे, वो आंसर सही होगा। जबकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंसर सी को टिक करके आएंगे, क्योंकि उन्हें केवल इतना याद है ₹1,500, वो और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम UTI यूनिट ट्रस्ट स्कीम 1964। इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ ट्रस्ट स्कीम 1964 exempted। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी exempted। डोमेस्टिक कंपनी। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड exempted। on
transfer of payment from Sukanya Samriddhi account exempted. You are right. अब अधिक जानकारी के लिए बुक से संपर्क करेंगे आप लोग, ठीक है? मैंने किस तरह से इनकम को एग्जाम किया जा सकता है, कौन कौन सी इनकम एग्जाम हो सकती है बेटे, लेकिन इसमें अधिक जानकारी के लिए आपको बुक सफिशिएंट नॉलेज अवेयरनेस. ओके, नेक्स्ट फॉर एम्प्लॉय, द नेक्स्ट कैटेगरी फॉर एम्प्लॉय. Everybody write down for employee. एम्प्लॉय में सबसे पहले बताया गया लीव ट्रेवल कंसेशन टू एन एम्प्लॉय. लीव ट्रेवल कंसेशन पहली एग्जेम्प्टेड इनकम उसकी क्या है एम्प्लॉय की, बताइए. लीव ट्रेवल कंसेशन टू एन एम्प्लॉय. ठीक है, और जो एग्जेम्प्टेड लिमिट वाला कॉलम है ना, इसमें भी वैसे ही बना दीजिए. एग्जेम्प्टेड लिमिट वाला कॉलम भी पहले बना लीजिए आप लोग. इनकम का लीव ट्रेवल कंसेशन टू द एम्प्लॉय, टू एन एम्प्लॉय, द एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय. एंड सेकंड अलाउंस, अलाउंस बल्कि अलाउंसेस कर दीजिए क्योंकि कई होते हैं बहुत सारे अलाउंसेस. और परक्यूजिट्स, PERQUISITS, परक्यूजिट्स. देखिए अलाउंस का मतलब होता है जो कैश के फॉर्म में गिवन होता है. अलाउंस क्या होता है बेटे? थ्रू एम्प्लॉयर प्रोवाइड द एम्प्लॉय फॉर कैश. और जो परक्यूजिट्स कॉन्सेप्ट होता है ना बेटे, सच एज फैसिलिटीज, है ना, मतलब उसका जो मेजरमेंट होगा वो तो मनी के फॉर्म में होगा, लेकिन जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना. जैसे एक एम्प्लॉय को एक हाउस दिया गया, तो हाउस कैसा हो सकता है? फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय, है ना. फर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस, उसकी वैल्यू होगी, समझ रहे आप? तो वो उसकी जो लिमिट होगी मैं अभी बताऊंगा आपको कहाँ मिलेगी. ये सारी मैं लिखवा दूँ, तो इसके बाद मैं आपको एक चैप्टर का नाम बताऊंगा, और उसको जब आप स्टडी करेंगे तो उसको सारी लिमिट मालूम हो जाएंगी. तो वो लिमिट आपको क्या करनी है, उसमें राइट डाउन करनी है. जो आपने कॉलम बनाया बेटे उसमें राइट डाउन करनी है. हाँ, ओके. तो क्या लिखा? अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स. एंड थर्ड, death come retirement gratuity. You know death come मतलब डेथ और कम के बीच में डेथ आ जाएगा. डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, GRATUITY, ग्रेचुटी. ठीक. नेक्स्ट, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन. कम्यूटेशन COLLUTATION ऑफ पेंशन. पेंशन. नेक्स्ट, लीव सैलरी, जिसको हम बोलते हैं अर्न लीव. Enhance of earn leave. Leave salary, that means enhance of earn leave. It's year leave or annual leave. Yes, right. Next, compensation on voluntary retirement. Compensation on voluntary retirement. Next, tax paid by employer. Tax
paid by employer on the value of perquisites, on the value of perquisites. Payment from statutory provident fund, statutory provident fund, payment of, sorry, from statutory provident fund, payment from recognized provident fund, recognized provident fund, recognized provident fund, payment from approval superannuation, approval या approved कर दीजिए, approved superannuation fund, approved superannuation fund, house rent allowance, HRA, house rent allowance, and last finally आपका है special allowances for meeting certain expenditure. कुछ allowances ऐसे हैं बेटे जो आपके certain expenditure है during the operation any business, है ना, you have getting the salary, तो उस समय उसको meet out करने के लिए, है ना, meet out, meeting, लिखा क्या लिखा इस पे, क्या लिखा, स्पेशल अलाउंसेस फॉर meeting certain expenditure. Here, अब इन सब के लिए आपको एक नोट लिखना है, नोट NOT नोट, उस नोट में लिखना है C SEEC, है, और C के आगे क्या लिखना है, see the chapter on salary. सैलरी में आपको सब मिल जाएगा, है ना, जितने भी हमने पॉइंट्स लिखाए बेटे, इन सब पॉइंट्स की लिमिट क्या होगी, सब मिल जाएगा, है ना, क्लियर, एनी डाउट एनीबॉडी, बताइए भाई, अगर इनके पास बुक्स है तो वो आप देख भी सकते हैं कि करंट में दिस इज ऑफ 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%, ठीक, दो वैल्यू हो गई, एंड ये तीन वैल्यूज बताई गई। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे आपको स्टडी करना है, एग्जाम्पल लिमिट को कैसे फाइंड आउट करना है बेटे। तो HRA के लिए हम लोगों ने बताया, ये बेटे जरा इसको साइड कर दो, इसको साइड सबको दिया बेटे। पहली वैल्यू क्या बताई जा रही है, पहली वैल्यू बताई जा रही है अमाउंट रिसीव्ड एज अलाउंस, अमाउंट रिसीव्ड एज अ अलाउंस, ठीक। दूसरा क्या बताया जा रहा है, 10% ऑफ सैलरी, दूसरी वैल्यू हो गई जो सैलरी एम्प्लॉय को दी जा रही है उसका 10%। तीसरी वैल्यू 50% ऑफ सैलरी, तीसरा है 50% ऑफ सैलरी, और उसमें स्पेशली बताया जा रहा है कि कैलकाटा, मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली, है ना, और 40% फॉर अदर प्लेस। ये जो 50% है इसमें आपको ये हिंट करना पड़ेगा, कैलकाटा, मुंबई, चेन्नई और क्या बेटे, दिल्ली, ठीक, और रेदर देन 40% ऑफ अदर, देख रहे हैं आप। अब ये इस तरह से आप इसमें तीन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, और इन तीन वैल्यूज में जो हमारी एग्जम्पशन लिमिट होगी वो क्या होगी, तो इन तीन वैल्यूज को राइट डाउन करने के बाद आप नीचे लिखिए एग्जम्प्टेड लिमिट, लिखिए। उन्होंने कहा एटलीस्ट ऑफ 3 इज एग्जम्प्टेड एंड बैलेंस टैक्सेबल, ना, इन तीनों में जो सबसे कम होगी, क्यों बेटे, है ना, लिस्ट ऑफ 3 इज एग्जम्प्टेड एंड
बैलेंस एक्सेसिव जो भी अमाउंट होगा हमारा इन तीनों में जो कम होगा वो हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपका हो जाएगा टैक्सेबल। समझ गए आप? जो एटलीस्ट जो इनमें whichever मैंने तीनों में जो लेस सबसे लेस वो हो जाएगा एग्जेम्प्टेड लिमिट, क्लियर। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा आपका अलाउंस का, एचआरए का, ठीक, वो आपका कैसा हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो इन द सेम नेचर आपको जो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए फॉर एम्प्लॉय बेटे एग्जेम्प्टेड इनकम की, वो सब सैलरी में मिल जाएंगे। लेकिन आपको बस इसी तरह से उसको राइट डाउन करके, मतलब ये कंसेप्ट क्लियरेशन होगा। जब तक ये नहीं क्लियर होगा, कहीं कहीं हो सकता है डायरेक्ट, जैसे कि एक अलाउंस और देखिए दिया गया है, जैसे एजुकेशन अलाउंस, है ना, एजुकेशन अलाउंस। तो एजुकेशन अलाउंस में देखिए उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है क्या कि 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड और फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन, सिर्फ दो चिल्ड्रेन तक 100 रुपीज के हिसाब से, यानी 1200 पूरे ईयर का हो गया। 12 महीने होते 1200, 12 दूनी 2400 तक का अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट। जैसे मान लीजिए आपको जो एचआरए एजुकेशन अलाउंस मिला मान लीजिए 3000, तो 3000 में 2400 क्या क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, बाकी पार्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इस तरह से